दोस्तों इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो या फिर आपसे मिस हो गया तो आप इनको जरूर से चेक कर लेना। कल के मार्केट के लिए काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे कवर किया है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यूएस ने ईरान को हिट किया 9 रातों तक। यूएस हिट्स ईरान फॉर 9th कॉन्जिक्यूटिव नाइट। लेकिन इसके अंदर यूएस ने भी काफ़ी कुछ खोया है। टोटल 17 ट्रूप यानी 17 सैनिक मारे जा चुके हैं, काफ़ी जख्मी है क्योंकि ईरान ने भी इसके बदले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन किया था। यूएस ने भी काफ़ी बड़े अटैक करना शुरू कर दिया है, जिसमें ईरान की इंफ्रा आ जाती है, ब्रिजेस आते हैं, पावर प्लांट आता है, और उसके बेसिस पे क्रूड का जो प्राइस है ना वो रिएक्ट कर रहा था। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, एक न्यूज़ आती है, ये 28 मिनट पहले आपको दिखाई देगी, बट एक्चुअली डेटा मैंने जब लिया था उससे 28 मिनट पहले न्यूज़ आई थी। मैं आपको बता देता हूँ कि कब न्यूज़ आई थी। चार्ट में हम देखते हैं। बाकी न्यूज़ ये है कि सीनियर जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो मीडिएटर है, जो सुलह करवाते हैं बीच में, जैसे पाकिस्तान है, वो सजेस्ट करता है कि 10 दिन रुक जाओ, बस 10 दिन रुक सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस 10 दिनों के अंदर हम एक्सप्लोर कर देंगे बाकी ऑप्शंस को, जिससे ईरान और यूएस का जो अग्रीमेंट है वो वापस से रिवाइव हो पाए। ठीक है। अब जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे रिएक्शन आता है 26 मिनट पहले, यानी 2 मिनट के अंदर ही क्रूड का जो फ्यूचर है, जो प्राइसेस है वो डिक्रीज करते हैं और ब्रेंट पहुंच जाता है अंडर $87 पर बैरल। तो जो भी अभी गेम चल रहा है, जो भी ट्रेडिंग चल रही है बड़े प्लेयर्स की, ठीक है, ये सब बातें हैं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये जस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि उन्होंने सजेस्ट किया है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन आपको बताइए गेम कैसे चल रहा है मार्केट के अंदर, क्रूड का प्राइस अप डाउन, हर कोई बेनिफिट उठा रहा है इसमें। जिसने भी यहाँ पे ये सजेशन दिया है, हो सकता है उनका ही पर्सनल या उस कंट्री का ही पर्सनल बेनिफिट हो, क्रूड के प्राइजेस के अंदर उनके ही कुछ ट्रेड्स चल रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। फिलहाल हम देखें तो उस समय जो क्रूड का प्राइस था $86 के आसपास आ जाता है, 2% नीचे जाता हुआ आप इसमें देख सकते हैं, एकदम से गिरता है 90 प्लस पहुंच गया था, आपको ये चार्ट बताएगा। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे ये जो ड्रॉप है ना, जैसे ये न्यूज़ आई थी तब देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती है। जैसे मान लो किसी ने बाय करने के लिए यहाँ पे बटन दबा दिया और जिसको बाय करना था उसी ने ये न्यूज़ सर्कुलेट की। फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको कि ब्रेंट के अंदर अभी बाइंग सेलिंग की सिचुएशन चल रही है। सपोर्ट टू रेसिस्टेंस पे खराब न्यूज़ आती है, सपोर्ट पे अच्छी न्यूज़ आ जाती है ब्रेंट के हिसाब से। तो शॉर्ट सेलिंग और ये जो बाइंग है ये अभी हो जाती है। फिलहाल दोस्तों अभी का प्राइस आपको मैं बताऊं तो इसमें $88 के आसपास ही है, यानी जो गिरावट आई थी हो सकता है किसी ने उसको यूज़ किया हो बाइंग के लिए। ये जो क्रैश हुआ था उसके बाद में एकदम से देखो तेज़ी आती है और उसी प्राइस पर सस्टेन करने लग जाता है। तो गेम समझो, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे मार्केट के अंदर अभी मैनिपुलेशन चल रहा है क्रूड के प्राइसेस के अंदर। और ऑब्वियस है क्रूड अगर इम्पैक्ट होगा तो टोटल मार्केट इम्पैक्ट होगा, आपका पूरा पोर्टफोलियो उससे इम्पैक्ट होगा। फोकस करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। देखो कल SBI AMC IPO की भी लिस्टिंग है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और काफ़ी लोगों को मिला भी IPO। ठीक है, इश्यू साइज सही था और आपको मिला है कि आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए तो मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बताता हूँ, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिएगा। बाकी देखो स्टॉक हम देखते हैं, सबसे पहले MTAR को डिस्कस करते हैं। 5% आज भी ये लोअर सर्किट में है। सीखने वाली बात यही है कि टाइमली एग्जिट करना मोमेंटम से कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रिटर्न दिखाऊं पिछले 1 साल के तो ऊपर देखो यहाँ पे कितना है, 275%। अगर हम इसके टॉप तक के रिटर्न्स देखें तो कितना है, 443%। यानी स्टॉक जस्ट 30% गिरा है ऑल टाइम हाई से। लेकिन किसी ने 1 साल पहले लिया होगा तो उसको कितने परसेंट का नुकसान हो चुका है, तकरीबन 100% से 200% के आसपास का नुकसान उनको हो चुका है ऊपर से। तो जैसे कंपाउंडिंग यहाँ पे प्ले करती है ना, वैसे ही दोस्तों कंपाउंडिंग गिरने में भी प्ले करती है। जो आपके प्रॉफिट है ना वो बहुत तेजी से गायब होता है। अब लॉन्ग टर्म स्टॉक है, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो लंबा टिकना है, 5 साल 10 साल, उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो बनाया है, तो फिर आपको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी जो कंपनी है जिसमें स्ट्रॉन्ग तेजी बनी है और वो स्ट्रॉन्ग मंदी में भी कन्वर्ट हो सकती है कभी भी, वहाँ पे आपको डेफिनेटली चीज़ों को दूसरे हिसाब से देखना चाहिए। ठीक है, अब ऐसी भी कुछ कंपनीज है अभी मार्केट के अंदर जो चल रही है, कल वो नहीं चलेगी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है। कौन सी कंपनी है वो आगे चल के देखते हैं। तो MTAR 30% गिर चुका है। एनालिस्ट अभी सजेस्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग लेवल्स। अब क्या सजेस्ट करोगे सर्किट के अंदर, कौन से लेवल सजेस्ट करोगे? जब करना चाहिए था, जब करना था, और उस समय जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, जैसे ही ऐसे में आता है, इसमें देखो वॉल्यूम किस तरह से ड्रॉप कर जाता है। तो जो भी ट्रेडर इसको प्ले कर रहे थे ऊपर ले जा रहे थे,
वो सब निकल गए। उससे भी पहले हमने यहीं पे देख लिया था, स्टॉक ने एक मोमेंटम ब्रेकडाउन किया था, उसके बाद में टॉप को नहीं मतलब ऑल टाइम हाई को अचीव नहीं करा, फिर कंटिन्यूसली गिरता रहा, कुछ तेजी भी बनी, अभी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली सर्किट में है। तो अब निकलना भी मुश्किल है, एग्जिट भी नहीं हो सकता है अब इसमें से। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। क्यूपिड 3% के आसपास नीचे। अब एमटार और क्यूपिड की सिचुएशन एक जैसी है। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि क्यूपिड के रिजल्ट कब है नहीं पता है। क्यों मैं देख रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या लोअर सर्किट के साथ में स्टॉक नीचे आएगा। ठीक है, एमटार ने तो आगे से न्यूज़ नहीं दी, वैसे एमटार की तो न्यूज़ पता चल गई ब्लूम एनर्जी की कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। बट क्यूपिड की न्यूज़ अच्छी है कि गाइडेंस अच्छी हो चुकी है, 600 करोड़ से 660 करोड़ हो चुकी है, मार्जिन भी बढ़ा देंगे, काम धंधा भी अच्छा चल रहा है, 25% जो टारगेट था वो अचीव भी कर लिया, सब कुछ अच्छी न्यूज़ है। बट एक्चुअली Q1 कैसा जाता है वो देखेंगे। तो अगर Q1 अच्छा गया तो अगेन अच्छे मोमेंटम की उम्मीद होगी। तो प्ले कैसे करते हैं, अगर ये मान लो सर्किट में चला गया या कंटिन्यूसली गिर रहा है, एग्जिट हो नहीं पाएगा। तो लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे रिजल्ट अच्छे गए थे, ठीक है, उसके बाद में स्टॉक चला, फिर थोड़े से रिजल्ट जब भी आसपास आते हैं ना तो प्रॉफिट बुक होता है, तो यहाँ पे लोगों ने निकला, एग्जिट किया। उसके बाद में क्या होता है, रिजल्ट अच्छा आ जाते हैं तो इन्वेस्टर वेट करता है कि न्यू ऑल टाइम हाई लगे, वापस से एंट्री करी 37%। उसके बाद में फिर रिजल्ट आते हैं, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो हमने देखा कि मोमेंटम टूट गया, तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए इन्वेस्टर को। मतलब डिपेंड करता है, देखो जिसको क्या करना है, बस मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लो बाय चांस रिजल्ट खराब आ गए तो अटके नहीं। उसके बाद में किसी ने बेचा, प्रॉफिट बुक किया, रिजल्ट अच्छे आ गए, अगेन यहाँ पे एंट्री मिल गई और उस प्राइस से स्टॉक अभी 69% ऊपर है। अभी फिर रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट के आसपास फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। यहाँ पे हमने देखी काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, किसी ने लिया भी है, ऑब्वियस है। बट अभी तक ये जो हाई है, ये जो रेसिस्टेंस है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो तोड़ा नहीं है। अगर वो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद में टूट जाता है तो फिर हम एक तेज़ी एक्सपेक्ट करेंगे। अब वो 60% की होगी, 30% की होगी, पता नहीं है, लेकिन हाँ तेज़ी होगी अगर रिजल्ट अच्छा आते हैं। तो नहीं आते हैं तो स्टॉक नीचे गिरेगा। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आपके पास में है तो आप सेल करोगे या फिर होल्ड करोगे, नीचे लिख सकते हैं। नेटवेब, यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 1% स्टॉक नीचे आज, और इसमें पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे नहीं थे। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था, नंबर्स अच्छे नहीं थे, रिएक्शन भी कुछ खास नहीं था। पिछले से पिछले क्वार्टर में रिजल्ट बहुत कमाल के थे, लेकिन पिछले क्वार्टर में अच्छे नहीं थे, फिर भी स्टॉक चला। क्यों चला, एनवीडिया के दम पे, एआई तेजी के दम पे। लेकिन नंबर्स अगर एक्सपेक्टेशन को इसी तरह से मिस करेंगे कंटिन्यूसली तो स्टॉक फिर नहीं चलेगा, स्टॉक गिरेगा। तो ये जो क्वार्टर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें भी मिस आ गया तो फिर कुछ टाइम तक स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं एनवीडिया कैसा कर रहा है। एक साल में कुछ खास नहीं किया। एप्पल जो सेकंड नंबर पे आ गई थी, एनवीडिया ने जिसको बीट किया था, वो वापस से एप्पल नंबर 1 पे आ चुका है, एनवीडिया भी नीचे है। सो एनवीडिया अच्छा नहीं करेगा तो नेटवेब भी नहीं करेगा, क्योंकि एनवीडिया की तरफ से काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स इसके पास में आते हैं, डिपेंडेंसी काफ़ी हाई है, और नंबर्स अगर वीक आ गए तो दिक्कत हो सकती है, और वही चीज़ आपको चार्ट में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। साथ में आप देख सकते हैं एक और कंपनी एआई चिप से रिलेटेड, माइक्रोन। तो एआई कंपनी इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जिसका भी इम्पैक्ट अभी आप इसमें देख पा रहे हैं। रिजल्ट कब है नहीं पता है, अब रिजल्ट कैसे आएंगे वो पता चलेगा जब रिजल्ट होगा इसका। बाकी फ़िलहाल आप देखोगे तो इसका मोमेंटम ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, और मोमेंटम वापस से पकड़ने की कोशिश की थी। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, ये जो सपोर्ट था, जो अब रेसिस्टेंस है इसका, इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रेक नहीं हो पाया। अगर यहाँ से टूट गया तो फिर हम बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन करेंगे। सो रिजल्ट से पहले जो भी बैट करना चाहता है वो खरीदेगा, जो थोड़ा सा कॉशियस है वो बेचेगा, और जो देखना चाहता है नंबर्स कैसे उसके बाद में प्ले करेगा, वो ऑब्वियसली वो वेट एंड वॉच करेगा। बाकी फॉर लॉन्गर टर्म कंपनी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत लगती नहीं है, क्योंकि जैसे एआई आगे चल के ग्रो करेगा तो वैसे इसको भी फ़ायदा मिलेगा। बट एट प्रेजेंट जो वैल्यूएशन है और जैसे रिजल्ट आ रहे हैं इसके, उसके हिसाब से फॉर शॉर्ट टर्म स्टॉक सही नहीं है। अगर इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आते हैं या कुछ बड़ी डील मिलने की उम्मीद भी मैनेजमेंट बता देगा ना कि हमको बड़ी डील्स मिल सकती है, तब भी स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा, तब भी स्टॉक चलने के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन अगर पूरा एआई पैक गिरेगा यूएस का,
तब तो इम्पॉसिबल है स्टॉक का चलना। ठीक है, तो ये तो आपको सबको पता ही होगा, एआई कंपनी अगर आपने खरीदी है तो मार्केट के हिसाब से चलेगी। सो क्या लगता है आपको, नंबर्स कैसे आएंगे, नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज है ना उनके नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर। अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख पा रहे हैं इनके स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, चाहे से आईसीआईसी हो, एचडीएफसी हो, यूटीआई हो या निपॉन हो। आज कितने गिरे? आज भी देखो हर एक कंपनी का स्टॉक नीचे था, क्योंकि एसबीआई का आईपीओ आएगा तो थोड़ा फंड यहाँ से फ्री रखेंगे म्यूचुअल फंड वाले, ताकि एसबीआई को ले पाए। अब इसमें देखिए यहाँ पे एसबीआई आएगा, कैसा करेगा वो देखते हैं, बट उससे पहले कौन कौन से फंड्स अच्छा कर रहे हैं। प्राइस एक्शन नंबर्स का ही रिफ्लेक्शन होता है, तो नंबर्स देख लो या फिर प्राइस एक्शन देख लो, एक ही बात है। कभी कभी एक्सेप्शंस हो जाते हैं, वो अलग बात है। आईसीआईसी 20% और नैम 36%, तो दो कंपनीज अभी बहुत अच्छा कर रही हैं। और अगर आप इनके फंड्स के हिसाब से भी देखोगे, इनके एयूएम के हिसाब से भी देखोगे, तो ये कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। एसबीआई जिनको मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लस में लिस्टिंग हो सकती है 18%, यानी 20% मान लो, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी थोड़ा सा ले लेगा, अगर मार्केट सही हुआ तो 20% के ऊपर भी जा सकता है। बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो एग्जिट है, कुछ बोलने वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो चलो ठीक है थोड़ा सा रख लेते हैं, क्या पता आईसीआईसी प्रू की तरह थोड़ा सा रिटर्न्स दे दे, तब क्या करना चाहिए देख सकते हैं। देखो यहाँ पे है क्या, एसबीआई है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, निपॉन है, यूटीआई है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पैट के मार्जिन, ये प्रॉफिट के मार्जिन कितने हैं। सबसे हाईएस्ट है एसबीआई में, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक है ना, मतलब एसबीआई का बैंक है, उसके जो भी अकाउंट होल्डर है उनको शिफ्ट किया जाता है, क्रॉस सेलिंग की जाती है, तो एडिशनल मार्केटिंग इनको नहीं करनी पड़ती है। एचडीएफसी के साथ भी यही सीन है, 69। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं। आईसीआईसी के पास भी बैंक है, बट मार्जिन इन दोनों के अच्छे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं म्यूचुअल फंड का एयूएम हाईएस्ट है एसबीआई का। ये अच्छी बात भी है, ये नेगेटिव भी है। अच्छी बात क्यों है, क्योंकि अगर मार्केट अच्छा करता है, इनका फंड मैनेजर अच्छा काम करता है, तो ये तेजी से बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन इतना बड़ा एयूएम है और अगर ग्रोथ नहीं मिली, क्योंकि जितनी बड़ी एयूएम होती है उसमें ग्रोथ कम हो जाती है। अभी कल परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड की वीडियो में, तो दिक्कत हो सकती है। मार्केट शेयर की बात करें तो 15% का है, यानी खोने को भी बहुत कुछ है। अगर इसके पास मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है तो आईसीआईसी कैप्चर कर सकता है, या जो भी फंड है वो कैप्चर कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये मार्केट के हिसाब से तो चलेगा, लेकिन ये फंड मैनेजर का जो एयूएम है एएमसी का, उसके बेसिस पे ये वो भी एक ट्रिगर होगा इसके लिए, वो भी इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे आसान फंडा क्या है, प्राइस एक्शन। आईसीआईसी में आई थिंक 20% के आसपास का प्रॉफिट रहा होगा, जीएमपी के हिसाब से लोगों ने शायद बुक कर लिया, जो भी है, उसके बाद में चल गया, रिग्रेट हुआ होगा कि यार ये तो थोड़ा बहुत चल गया। तो क्या कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। मान लो लिस्टिंग होती है यहाँ पे, अगले दिन अगर स्टॉक ब्रेकडाउन कर देता है तो सेल है। ये मत देखना कि 20% मिल रहा है तो जाते जाते 15-10 हो गया और आप बैठे बैठे देख रहे हो उसको, तो सेल हो जाता है। ठीक है, अगर पहली कैंडल ऐसी बन गई है तो कल तो कुछ करना ही नहीं है। वैसे भी अगर कोई होल्ड करना चाहता है या स्ट्रैटेजी देखना चाहता है तो कल तो उसको कुछ नहीं करना है, कल तो होल्ड करना पड़ेगा। या तो क्या होगा, परसों ये होगा या फिर ये होगा, ये होगा तो एग्जिट है, ये होगा तो होल्ड है। और जब तक ये कैंडल चलती रहेगी, जब तक प्राइस एक्शन स्ट्रांग है, तो वो होल्ड करेगा। जैसे ही कोई भी मेजर सपोर्ट उसके टाइम का, क्योंकि अभी ये मेजर दिखता नहीं है, लेकिन ये चार्ट के हिसाब से ये मेजर ही था, ये जैसे ही टूटेगा वैसे ही एग्जिट होगी। ठीक है, उसके बाद में स्टॉक वापस उस प्राइस पे भी आ गया, ऊपर भी चला गया, नीचे भी आ गया। अल्टीमेटली आज कहाँ पे है, आज उस एग्जिट से 4% ही ऊपर है, और इतना टाइम जो लगा है वो भी है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो, वो ज़्यादा अच्छा होगा, सीखोगे भी और समझ में भी आएगा। बाकी देखते हैं लिस्टिंग कैसी होती है, और भी आगे प्राइस एक्शन जैसा भी होगा मैं आपको सूचना उसकी दे दूंगा, अपन वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।